नमस्कार, स्वागत है आपका एपेक्स न्यूज इंडिया के मुद्दा में। मैं हूं सुनीता शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी देवजानी जी। आज हम आपके सामने एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दा लेकर आए हैं। हाल ही में हुई नेपाल में हुई हिंसक घटनाएं। इस विषय पर गहराई से चर्चा और विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के हमारे विशेष अतिथि राजन भट्टाचार्य जी, जो विदेशी मामलों के विशेषज्ञ हैं। देवजानी जी, अब आप कुछ नेपाल के बारे में बताएं। जैसे कि सुनीता जी आप जानते हैं, नेपाल में इस हफ्ते हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। इस विरोध प्रदर्शन में न केवल राजधानी काठमांडू की ज्यादातर ऐतिहासिक और आधुनिक इमारतों को आग लगाया गया, बल्कि इसके कारण प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना पद भी छोड़ना पड़ा। नेपाल के मौजूदा संकट के लिए कुछ विश्लेषक ओली प्रशासन ने 4 सितंबर को कुछ सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाए थे। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब और बहुत जैसे आदि 26 सोशल मीडिया पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, जो कि वहां नेपाल के लोग रहने वाले युवाओं की कम्युनिकेशन का एक जरिया था, जिस पर दरार आ गया था। तो राजन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि नेपाल के जो इस हिंसक विरोध प्रदर्शन की मुख्य वजह जो सोशल मीडिया पे हमें दिखाई दे रही है, क्या वही है या कुछ और है? इसमें आप अपना कुछ विचार व्यक्त कीजिए। देखिए, जिस मुल्क आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते हैं, आंकड़े हमेशा सही बोलते हैं। जिस मुल्क से हमेशा मतलब ये कुछ सालों की आंकड़े जो ह्यूमन इंडेक्स से मैं बता रहा हूँ कि अगर हर दिन 2000 या 2000 के आसपास युवाएं जो बाहरी मुल्कों में अपनी जो है रोजगार या जो भी है जिंदगी बनाने निकलते हैं, तो ये कोई अच्छी ट्रेंड तो है नहीं, कोई अच्छी मिसाल तो है नहीं। हर रोज अगर 1,500 भी निकलते हैं, इसका मतलब है महीने में कम से कम 50,000 तो है, 50 से 60,000 युवाएं आपके यंग टास्क फोर्स। अगर युवा एक कौम होती है एक हिसाब से आप देखें तो ये अगर आपके मुल्क छोड़ के जा रहे हैं तो भविष्य के लिए भी एक बहुत बड़ा एक चिन्ह है, एक प्रश्न चिन्ह है कि क्यों निकल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे हमारे मुल्क में भी बहुत पहले से उनका आना था, क्योंकि हमारे साथ एक पुराना संबंध है, हमारे साथ कोई रोक टोक है नहीं, कोई वो वैसे कोई बाउंड्री या कोई ऐसे वीजा रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। उनके साथ हमारा बहुत पहले से ही वो अंग्रेजों के समय से ही हमारे साथ उनका सीधा ओपन जो है ट्रांजिट है, आना जाना है जो भी है। लेकिन दूसरे मुल्कों में अब जाएंगे, आज बहुत सारे सालों से मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे जैसे हांगकांग में बहुत सारे देखा, बैंकॉक में भी देखा हुआ है, ये बहुत सारे कामों में इन्हें दिखाई देता है। बहुत सारे अब मैं सुन रहा हूँ यूएस में भी टैक्सी से लेके बहुत सारे सर्विस जो है उसमें इनके काफी बड़े तादाद में नेपाल के युवा वो काम कर रहे हैं। बहुत सारे आपके मैन पावर जहाँ पे लगते हैं वहाँ पे उनका बहुत ज्यादा तादाद है। तो ये तो कोई कारण है वहाँ पे कि वहाँ का जो सिस्टम है, आप देखिए तकरीबन 20 साल से जो माहौल वहाँ पे रखा हुआ, 18 साल 17 सरकारें 18 सरकारें, ये जैसे कोई तुरुप का पत्ता मतलब ताश के पत्ते के जैसे सरकार आ रहे हैं जा रहे हैं, ये कोई स्वाभाविक चीज तो है नहीं। जितना भी आप कह लें भारत उपमहादेश जो है, सब कॉन्टिनेंट का जो राजनीतिक जो हवा है, लेकिन इसमें भी फिर भी बाकी मुल्कों में भी सब मिलाएंगे आप, ऐसा कोई कहीं नहीं था कि 17-18 सरकारें ये 20 साल के अंदर में उलटफेर होगा। फिर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कभी कभी हम दुविधा में पड़ते थे कि आज वहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, वहाँ का राष्ट्रपति कौन है, मतलब एक अजीब सा अस्थिरता है। और वो अस्थिरता के कारण वो नरसंहार जो हुआ था वहाँ पे नेपाल के शाही घराना में, वो तब इसके बाद से क्या इंस्टेबिलिटी जो है, अस्थिरता का एक माहौल चलता ही रहा। अलग अलग कारण हो सकते हैं इसके एक्सटर्नल या बाहरी शक्तियों का भी प्रभाव वहाँ पे, क्योंकि नेपाल एक ऐसा एक नक्शे में ऐसा जगह पे नेपाल स्थित है, भौगोलिक स्थिति आप देखेंगे कि उसके अंदर से बहुत सारे स्कीम लोगों को चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट सीपैक से लेके बहुत सारी चीज नेपाल होते हुए जा रहे हैं, क्योंकि चीन का भी बॉर्डर लगता है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे बाहरी शक्तियों का भी प्रभाव रहा है। अभी इस समय किसी समय और किसी का ये बदलता रहा, शायद इसकी सरकारें भी इतनी बदलती रही, कौन किसे पछाड़ रहा है कौन किसे बैठा रहा है, ये तो
वहीं के बाहर के शक्तियों का भी काम हो सकता है कि उनका अंदरूनी मामलों में नेपाल का हमेशा हस्तक्षेप रहा है। तो सर जैसे सोशल मीडिया पे बैन होना, इतना ज्यादा जैनजी के अंदर आक्रोश और हिंसक रूप धारण करना, इसकी क्या वजह आपको लगता है? देखिए, बेकार समस्या वहाँ पे व्यवसाय का देखिए कोई है नहीं कुछ मापदंड। जैसे मैं कह रहा था, पिछले महीने हम दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में नेपाल के राजदूत डॉक्टर शर्मा से हमारी एक मीटिंग हुई थी, जहाँ पे हम लोगों ने कुछ प्रस्ताव दिया था नेपाल में, कुछ निवेश का प्रस्ताव, सोलर रिन्यूएबल एनर्जी से लेके वहाँ पे, ताकि कुछ रोजगार और आमदनी बढ़े वहाँ पे लोगों को। क्योंकि ये आंकड़े जो है ये काफी कुछ सालों से चल रहे हैं, ये 1,500-2,000 हर रोज निकल रहा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बेरोजगारी, इसका मतलब बेरोजगारी बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, व्यवसाय का जो स्रोत है वो भी कम है, वहाँ पे कोई निवेश ऐसा नहीं हो रहा है, बाहरी निवेश FDI नहीं आ रही है वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास इंडेक्स आता है तो हम कह सकते हैं। जैसे बांग्लादेश में देखिए, पकड़ लीजिए 1 साल पहले तक, इसके पहले 10 साल या 12 साल से जैसे निवेश आ रहा था, ऐसे नेपाल में कोई स्रोत नहीं था, इसका कोई फ्लो ही नहीं था निवेश का। निवेश नहीं आएंगे तो आप एक पहाड़ी एक राज्य में आप कैसे वहाँ पे अर्थनीति जो है वो कभी सुधरेगा तो आर्थिक स्थिति मतलब वहाँ पे हमेशा से डमाडोल रहा हुआ है। इस वजह से इसके ऊपर से पॉलिसी योजना की भी कमी रही है होगी, मतलब जो लग रहा है, आप अगर सत्ता बदल रहा है आए दिन या बहुत ही कम अंतर में, बहुत ही कम दिनों के अंतर अगर आप बदल रहा है वहाँ पे सत्ता, तो क्या है कि कोई पॉलिसी, कोई योजना, कोई कायम नहीं रहेगा, कोई लागू नहीं होगा उसमें। ठीक है, धन्यवाद इसका जवाब देने के लिए। अब आप राजन जी, क्या नेपाल में हुए विरोध में विदेशी देशों का कोई हाथ है, तो क्या लगता है? देखिए, ये विदेशी शक्तियों का, मैं पिछले सवाल में ये जोड़ा भी था कि विदेशी शक्तियों का हाथ तो होना ही था, क्योंकि ओपन फील्ड जैसा था नेपाल में। जैसे जहाँ पे देखिए राजनीतिक स्थिरता है नहीं, वो संकेत जो है दूसरे बाहरी शक्तियों को ये संकेत मिलता है कि वहाँ पे स्थिरता है नहीं, तो उनको ये टेरिटरी, वो नेपाल का जो भूगोल है मैंने बताया, उसमें दखल अंदाजी तो जरूर था, अभी भी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बांग्लादेश में जैसे था, उसके पहले हमने अरब में देखा था, रातों रात सत्य गिर रहे हैं, कहाँ से क्या हो रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा है। सोशल मीडिया इसका कारण नहीं है, ये जरिया हो सकता है बाद में प्रचार का। मैं ये नहीं मानता हूँ कि सोशल मीडिया से कोई चीज शुरू होता है, शुरू कहीं करते हैं कहीं पे, फिर इसका प्रचार जो होता है ये दुष्प्रचार होता है, ये इसके जरिए होता है, क्योंकि बहुत फास्ट मूविंग है। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठे ही हैं, महीने भर आपको सब खबर मिलता रहे। अगर आप देखें तो सिर्फ फोन उठाने की देर है, तो इससे क्या है, इसका दुष्प्रचार कहिए, प्रचार कहिए, इसमें सोशल मीडिया का हाथ हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई आंदोलन, कोई संग्राम, कोई कुछ भी कह लें आप, ऐसे जो स्थिति अचानक रातों रात होती है, उसका बहुत पहले से बहुत उसका इसमें लोग बहुत पहले से स्क्रिप्ट तैयार की है, होता भी है। हम लोग बांग्लादेश के समय में मैंने कहा था इसी स्टूडियो में पिछले साल, 1 साल पहले, कि भाई इसमें बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे आपका गठजोड़ भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का, क्योंकि ये जो भारत उपमहादेश है, ये सार्क जो ये रीजन है हमारे, इसमें क्या अस्थिरता का सृष्टि करने से क्या होगा, बाकी बहुत सारे लोगों का अपना जो उनका स्वार्थ है ये पूरा हो सकता है। राजन जी, हमें बताएं, आप अपना कुछ विचार व्यक्त कीजिए कि नेपाल में जो भ्रष्टाचार और नेपो किड की बात आ रही है बार बार, कि नेपोटिज्म के खिलाफ युवाओं का गुस्सा बढ़ा है वहाँ पे, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये कारण जरूर हो सकता है। देखिए, कारण जो है, समस्या है, कारण जो जमीनी कारण हो सकता है, जमीनी हकीकत है, ये रातों रात इसका कोई निदान नहीं होता है, ये चलते आता है, दशकों से चलता है, ये सालों से, ये दशकों से चली आती है, फिर एक दिन जाके ऐसा स्थिति हो सकता है कि ये बॉइलिंग पॉइंट जिसे कहते हैं ना, ये स्थिति में आता है कि आग लग जाती है, फिर उसमें लोग जो है उसमें घी या जो भी है वो डालते रहते हैं, तो स्थिति और भी बिगड़ती जाती है। लेकिन ये अगर है नेपोटिज्म, देखिए जहाँ पे मोनार्की रहा हुआ है, राजशाही रही हुई है, वहां में फ्यूडलिज्म रहेगा। लेकिन ये कारण कैसा है, जापान भी देखिए इतना आगे अग्रसर हुआ, इतना बड़ा ताकत है आज, इतने सालों से, आज 80 सालों से, जापान में भी आए दिन
प्रधानमंत्री इस्तीफा देके जाते हैं, वो मैं जब स्कूल में था तब से देख रहा हूँ। लेकिन जापान का प्रगति, उनका शिखर में पहुंचना अपने, आप वहां पे देखिए, वहां पे कोई प्राकृतिक कोई संपत्ति भी नहीं है, तो वो लोग कैसे फिर आगे बढ़ रहे हैं इतना, या इतने आगे बढ़ चुके हैं लोगों से? क्योंकि ये देखिए वहां पे भी तो होना चाहिए। अगर अस्थिरता कारण है तो जापान में उस दिन भी प्रधानमंत्री 4-5 दिन हुए होंगे, अभी जो हाल ही के प्रधानमंत्री उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो अभी वहां पे भी फ्यूडलिज्म बहुत है, जापान में भी बहुत सारे फ्यूडलिज्म है, लेकिन यहाँ पे जो फ्यूडलिज्म है वो मोनार्की से आता है। लोगों का मानसिकता, अभी देखिए राजशाही गई कितने साल हुआ? राजशाही तो गई सर, लेकिन नेपो के जो नेता, खासकर नेता के बच्चों के बारे में सोशल मीडिया पे काफी, वहां पे जैन जी जिसे बोल रहे हैं, उन्होंने इसके ऊपर में काफी सवाल खड़े किए हैं कि वो उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जो जीवन शैली है वो काफी रईसी से जीते हैं और आम जनता जो है वो बहुत गरीबी में रह रही है। वो देखिए पाकिस्तान में भी वो शिकायत थी, हाँ, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये बहुत सालों का शिकायत है इनका। कुछ घराने जो हैं वहाँ के, वो लोग देश को पूरा अपने पकड़ में रखे हुए हैं, उनके पास सब कुछ, आज अरबों खरबों का सब कुछ। बाहर में विदेशों में आप जाएंगे, आप पाकिस्तानी, बांग्लादेशी राजनेताओं या वहाँ के जो मंत्रियां हैं, जो भी हैं, सांसद हैं, उनके 1-2 नहीं, दर्जनों आपको बड़े बड़े महले, बड़े बड़े विलास, बड़े बड़े उनके जो है इमारतें दिखाई देंगी आपको वहाँ पे। कल तो किसी के घर में, नेता के घर में, वहाँ के नेता के घर में सुरंग मिली है और वहाँ पे काफी रुपये, काफी बड़ी तादाद में सोना और रुपये मिले हैं। तो ये तो देखिए पता है ना, मेरी रातों रात है नहीं, ये काफी अर्जे से चली आ रही हैं। आज जाके इसका क्या है, एक बहुत बड़ा एक फ्लेयर अप, एक बहुत बड़ा उसका जो है, आप कह सकते हैं इसका एक ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी पर्वत था, वो फूट चुका है। जब वही कारण है कि भाई चली आ रही है। लेकिन ये जब राजशाही थी तब भी वहाँ के जो राजकुमार थे उनसे भी यही शिकायत था लोगों का, लेकिन वो उस समय ऐसा कुछ माहौल नहीं बना पाए जो आप बना रहे हैं। हाँ जी, वो शायद आज गणतंत्र है वहाँ पे, इसीलिए संभव हो रहा है। उस समय राजशाही के समय ये संभव नहीं हो रहा था। हाँ जी, आपको क्या लगता है ये जो आंदोलन हुआ है, चल रहा है, ये लोकतंत्र के लिए क्या मायने रखता है? लोकतंत्र के लिए मायने तभी होगा अगर उसमें सचमुच कोई परिवर्तन या कोई जमीनी कोई परिवर्तन या कोई इसमें खास कोई उलटफेर होगा, तब जाके कोई गणतांत्रिक तरीके से, प्रणाली से इसको फिर से उस ढांचे में ला सकते हैं। क्योंकि जो चली आ रही है, अगर वैसे एक ही चीज होना था, अगर एक ही चीज होना है जो अभी तक चल रहा था, बाद में भी वही होना है, तब क्या खिलाड़ी बदलेंगे लेकिन खेल वही रहेगा। तो वहाँ पे क्या है कि पूरा एक ढांचा ही नया होना होगा कि कैसे उनके एक निवेश का, आयोग का, हर चीज का एक वो पॉलिसी होनी चाहिए। वहाँ पे कुछ पॉलिसी कभी दिखी नहीं। जब भी मैं गया उनसे बात किया, उस मुल्क के जो कैसा, जैसे कहा मैंने, पिछले महीने हम एम्बेसडर डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा के साथ दिल्ली में हम लोग एक ही साथ थे, कुछ बात भी चल रही थी उस पर। अभी क्या है कि अगर उलटफेर हो ही चुका है, अगर स्थिति ऐसी है कि ज्वालामुखी है, तब इसका जो है तात्पर्य, इसका जो एक आखिरी एक अगर आप विश्लेषण करेंगे तो उसमें क्या है कि इसमें परिवर्तन होना चाहिए, जमीनी हकीकत होना चाहिए, मतलब जमीनी परिवर्तन होना चाहिए हकीकत में। ऐसा नहीं है कि भाई ये नाम के लिए हो गया। फिर आप देखिए बांग्लादेश में उन लोगों ने क्या हुआ है, अभी क्या है, मतलब आपको कुछ 1 साल हो गया, उसमें तो कोई परिवर्तन क्या, दिन इज गेटिंग बैक टू वर्ड्स, मतलब इसमें कोई परिवर्तन या कोई अच्छाई तो दिखाई नहीं दे रहा है, उल्टा हमारे लिए एक गले का काटा फंदा बन चुका है। अभी नेपाल के इस संदर्भ में भी भारत, हमारा जो पक्ष है, हमारे जो इसमें हमारा जो स्थिति है इनके संदर्भ में, वो भी काफी संगीन है। क्योंकि एक बात है, पहले भी था, आज भी है, काफी मानना पड़ेगा काफी हद तक, कि जब पहले राजशाही भी थी, या पहले की बात कर रहा हूँ मैं, 90 के दशक की बात कर रहा हूँ, उस समय भी एंटी इंडिया एलिमेंट्स वहाँ पे, एक हिंदू राष्ट्र होते हुए भी पाकिस्तान, दाऊद इब्राहिम का डी कंपनी वहाँ पे काम कर रहा था। 90 के दशक का बात कर रहा हूँ मैं। उनका खुल्लम छूट था, ISI का वहाँ पे काफी अच्छा जमीनी पकड़ था काफी जगहों में। फिर ऐसा भी हुआ कि वहाँ के MP, नेपाल के MP पकड़े गए हैं, भारत विरोधी कार्यक्रम में उनका एक बहुत बड़ा हाथ था, उस जमाने का बात कर रहा हूँ मैं। तो ये कैसे हो गया उस समय कि भाई
सब कुछ होते हुए भी हमारे जो एंटी एक्टिविटीज हैं वहाँ पे कायम थे। तो हमारे पक्ष से, हमारे अगर दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो वहाँ पे ऐसे सरकार होनी चाहिए जो हमारे साथ मिलकर काम करे, जैसे इतने सालों से पहले हो भी रहा था, काफी लंबा अर्सा। विशेषकर जब कोइराला परिवार के लोग वहाँ पे सत्ते में थे तो हमारे साथ जो था उनका एक बहुत ही पुराना एक तालमेल था और भारत अच्छे संबंध थे। हाँ, भारत ने उनको हमेशा अपना जो है सब कुछ खोल के दिया था, जब भी इनको जो चीज की जरूरत पड़ी थी। काफी मैत्रीपूर्ण संबंध थे। यार भारत हमेशा आगे चल के उनको हर चीज में जो है हाथ बटाता था या सहयोग करता था हमेशा। तो सर, क्या आपको लगता है कि इन विरोधी प्रदर्शनों का नेपाल की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा? गहरा प्रभाव भी पड़ना चाहिए, जिसको मैंने उलटपलट कहा थोड़ी देर पहले। मतलब एक अगर मेजॉरिटी ये जो युवा पीढ़ी जन कह रहे हैं, ये लोग जन जी उनको क्या चाहिए, मतलब कि कोई पॉलिसी, कोई एक सोच होनी चाहिए कि भाई पॉइंट्स बेस में ये होना चाहिए, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। इनका जो है इनके सोच में, विचार में जो हो, इसमें बदलाव आने चाहिए। वो सोच के ऊपर ज्यादा ध्यान होनी चाहिए। जमीनी कि फिर ये तो सरकार इंटरिम सरकार है, ये भी और स्थायी सरकार है। इनका जो आंदोलन है वो कुछ हद तक सही है। इसलिए है कि वहाँ का जो सिस्टम रहा हुआ है, ढांचे जो रहा हुआ है, वो ढांचा जो है हमेशा से फ्यूडल रहा हुआ है। तो उसमें क्या होता है, लोग तो डिप्राइव होंगे। जैसे मैंने कहा, अगर इतना बड़ा तादाद में लोग आपके मुल्क से, युवा पीढ़ी निकल के जा रहे हैं हर महीने, इतनी बड़ी तादाद, मैं कभी नहीं सुना हूँ कोई मुल्क छोड़ के, कोई भी मुल्क छोड़ के कोई इस तादाद में बाहर लोग जा रहे हैं। बांग्लादेशी भी हैं, दुनिया भर में हर जगह इनको देखा जाता है, हम देखते रहते हैं जहाँ भी काम करते हुए। लेकिन इस तादाद में जो आंकड़े आए हैं हाल ही में, मतलब 2000 से 2000 या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, हर रोज अगर निकल के जाएंगे तो ये महीना का हिसाब एक बहुत बड़ा भयंकर हिसाब एक स्थिति आती है। फिर आप साल के हिसाब से इसे जोड़ लीजिए तो लाखों होते हैं। तो इसके कारण तो होना ही है। जैसा मैंने बताया, वहाँ पे कोई निवेश नहीं है, वहाँ पे कोई निवेश का कोई ढांचा, कोई पॉलिसी, कोई विनियोग करने का कोई स्थिति भी नहीं है वहाँ पे। जैसे बहुत सारे मुल्कों में हमारे इर्द गिर्द, वहाँ पे बहुत सारे FTA, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में, बहुत सारे मुल्क में था। बांग्लादेश में 1 साल पहले भी था, श्रीलंका में भी काफी बहुत सारे सेक्टरों में उनके विनियोग। नेपाल में कोई ऐसे बड़ा लेवल पे FDI या कोई इसका कोई जरिया नहीं था। तो प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे बिल्कुल होगा ही नहीं, वहाँ पे तो ऐसा होना ही है। सरकार अगर लड़खड़ा दिया, 17 सरकार चली गई 18 सालों में, या कुछ ऐसा ही होगा, 18 सरकार गई हैं, काफी चरमराई स्थिति है। तो सरकार का कोई नियोग या कोई निवेश का कोई पॉलिसी तो यहाँ पे होना ही नहीं है। बिल्कुल। और वैसे भी जो निवेशक होते हैं सर, जो विदेशी निवेशक होते हैं, सबसे पहले वहाँ की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों को भांपते हैं कि वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ कितनी सुदृढ़ है, उसके हिसाब से उनकी पॉलिसी कैसे चलती है, तभी वो निवेशक आकर्षित होते हैं। इन्वेस्टर फ्रेंडली भी होनी चाहिए, ऐसा करके कागज में तो पॉलिसी बना के निवेश का जो है, कोई विनियोग का जो है, ये डॉक्यूमेंट बना के तो कुछ होना नहीं है, उसको जमीनी हकीकत। नेपाल का जो जियोग्राफी है वो भी एक काफी दिक्कतदायक जियोग्राफी, इसका जो भूगोल है, आप अगर जाएंगे वहाँ पे आप बहुत सारे देखेंगे कि वहाँ पे उस निवेश करने का आप किसी को न्योता देंगे, या कोई भी मुल्क में, पश्चिमी मुल्क हो चाहे एशिया के जितने जायंट हो, चीन हो, भारत के बहुत विनियोग करने वाले हैं वहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे चीनी भी लोग हैं। लेकिन क्या है कि बड़ा लेवल का, कोई बड़ा स्तर का नहीं हो पा रहा। इसका कारण है, इसका भूगोल भी एक कारण है, जियोग्राफी भी नेपाल का एक कारण है कि कोई मास के लैंड, वो टेरेन जो है ना, वहाँ का जो भौगोलिक जो विचित्रता, उसके लिए नहीं हो पा रहा। ये भी एक दिक्कत है। लेकिन सर, जैसे KP ओली साहब ने तो शायद चीनी निवेशकों को या चीन के साथ में अपना संबंध अच्छा कायम करने की कोशिश की है। भारत से तो दूरी बनाई उन्होंने विगत 10 वर्षों में, लेकिन चीन के साथ में उनके संबंध मुझे लगता है कि शायद वो काफी कामयाब रहे। लेकिन ये जो मामला था, देखिए, ये जो सरकार थी, कम्युनिस्ट सरकार थी, वो तो यकीनन चीन के साथ, जो भी कम्युनिस्ट सरकार होगा उसके चीन के साथ काफी करीबी मामलाकारी भी संबंध है, उनके संबंध बहुत ही गहरा होगा। ये तो कोई मतलब दौरा ही नहीं है इसमें। अभी बात है कि ये जो स्थिति वहाँ पे घटी है,
उससे क्या चीन का जो वहाँ पे दबाव है, चीन का जो पकड़ है, वो क्या रहेगा या नहीं रहेगा, वो भी एक बड़ी बात है। अगर चीन तो इसमें शामिल नहीं हो सकता, अगर उनके लोगों को वहाँ से सफाया किया जा रहा है, उनको सत्ता से निकाला जा रहा है, तो चीन तो उसमें शामिल नहीं होगा तो कौन है? ये बहुत मानने वाली चीन के लोग, समझने वाली बात है। एक बात मैं आपको कह रहा हूँ, मैं जहाँ तक सुना हूँ, सुनने को आया बहुत लोगों से, वहाँ पे मैंडरिन, वहाँ पे मेनलैंड चाइना का जो जबान है, चीनी भाषा मैंडरिन कहते हैं, मैंडरिन वहाँ पे अभी काफी स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है। ये कुछ सालों का ये नया एक लय है, अचानक मैंडरिन पढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब चीन का काफी दबदबा है और प्रभाव है। प्रभाव था जब से थे, प्रचंडा के समय भी हमेशा, मतलब इसके पहले भी जब भी कम्युनिस्ट थे वहाँ पे। जबकि हमने सुना है कि ये हिंदू राष्ट्र नेपाल था पहले, अब धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया है, लेकिन हिंदू राष्ट्र था। और भारत के साथ में तो जैसे बोलते हैं कि भाई बहन या बहन बहन, माँ बेटे के जैसा संबंध था नेपाल के साथ में। आप कह रहे हैं चाइना या यूएस? वही बात है, अगर चीन का सरकार था और उस सरकार को सुप्रा साफ किया जा रहा है, अभी निकाला जा रहा है इनको, तो उसमें तो चीन का कोई अंदरूनी हाथ नहीं हो सकता। बल्कि उनके लिए तो अभी उनका जो बेल्ट एंड रोड, उनके जो पूरा नेपाल में जितने भी उनके योजना, नेपाल होते हुए पाकिस्तान या नेपाल के बॉर्डर में जो भी उनका जो योजना था, उसमें तो आज पानी फिर गया ना। उनके लोग नहीं, अभी तो इंटरिम सरकार वो कोई डिसीजन ले नहीं पाएंगे। तो चीन का वहाँ पे कोई हाथ होना तो उनके लिए ये चीज सही नहीं था, चीन के लिए तो सही नहीं रहा। अगर इनके लोग आज सत्ते में थे इतने सालों क्या सर आपको लगता है कि भारत का कुछ हाथ होगा? भारत का तो कभी नहीं होना है, क्योंकि भारत में खुद के ही हमारे इतने लोचे हैं, हमारे इतने खुद के पश्चिम में, पूरब में, अंदरूनी इतने सारे हमारे खुद के ही रोड़े हैं। ये संभालते संभालते ही जो सरकार के आधे समय चले जाते हैं साल के, इसके ऊपर से ये सिंदूर ऑपरेशन, ये पहलगाम, कुछ ना कुछ होता ही रहता मणिपुर में। हाँ जी। तो हमारे अपने बहुत सारे सुलझने की चीजें हैं, बहुत सारे हैं खुद के घर, जिसका सही नहीं होगा दूसरे के घर में क्या झांके। अब तो वैसे भारत जब से अमेरिका ने टैरिफ लागू किया है, उसके बाद चीन और रूस के साथ में, और मैत्रीपूर्ण, रूस के साथ में तो था लेकिन चीन के साथ में कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिक्स जो है ये प्लेटफॉर्म में आज इतने सालों से, चीन तो थी, भारत भी था, साउथ अफ्रीका था, ब्राजील था, रशिया था, ये ब्रिक्स बनाई। अब 20 मुल्कों का वहां में अंतर्गत किया गया। अभी यूएई भी आ गई उसमें। अभी अगले साल हम होस्ट कर रहे हैं ब्रिक्स भारत में, ये बता रहा हूँ मैं। ब्रिक्स का कुछ कार्यक्रम शायद नॉर्थ ईस्ट में भी, शिलोंग में भी हो सकता है। हम चाहेंगे यहाँ पे 1-2 इवेंट हो जाए, जैसे G20 के 1-2 इवेंट हुआ था, लेकिन G20 का बिजनेस हुआ नहीं था, बिजनेस इवेंट यहाँ पे नहीं हुआ था, क्योंकि मेघालय में 23 के फरवरी में इलेक्शन था, मार्च को सरकार बनी, तो इसके बाद उन लोग प्रिपरेशन नहीं कर पाए। और हमने 5 इवेंट की बिजनेस के नॉर्थ ईस्ट में G20 के, उसमें शिलोंग नहीं था क्योंकि निर्वाचन था विधानसभा। लेकिन ब्रिक्स का कुछ इवेंट हम चाहेंगे, मैं भी अपील करूंगा कि भाई यहाँ पे कुछ इवेंट्स को लाएं, क्योंकि ब्रिक्स का बैंक होने जा रहा है अपना, ब्रिक्स का अपना करेंसी बनने जा रहा है। अच्छा, तो ब्रिक्स का करेंसी बन जाएगा, मतलब ये जो जितने भी बोल के ब्रिक्स करेंसी यूज करेंगे, यूएस डॉलर नहीं करेंगे। इन सब के जड़ में ये कहानी है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति राजनीति क्या जानते हैं क्या नहीं जानते उसमें संदेह है, लेकिन व्यवसाय बहुत अच्छा जानते हैं, क्योंकि वो एक व्यवसायी, एक अरबपति रहे हैं, खरबपति रहे हैं पहले खुद, फिर दिवालिया भी बने 2 बार। हाँ। वो ऐसे इंसान है जो दिवालिया 2 बार बने हैं जिंदगी में। लोग एक बार ही बन जाए तो उठना मुश्किल है, घुटने ठेक जाते हैं अंदर जमीन में। वो 2 बार वापसी भी किया उन्होंने, एक बार टेलीविजन के जरिए, एक बार रियल एस्टेट के जरिए वापसी हुई, एक बार राइटर भी बन गए थे। आज से 20-22 साल पहले मैंने उनका लिखा हुआ किताब भी पढ़ा था मोटिवेशन में। तो उनको उस समय रॉयल्टी भी चाहिए था किताब का, ऐसा हालत था उनका, माली हालत। तो उनको व्यवसाय समझ में आता है, तो उनको ये बात का अंदेशा था कि भाई ब्रिक्स बन जाएगी तो क्या है, इतने सारे मुल्कों के बीच में जो बायलैटरल मल्टीलैटरल ट्रेड जो हो रहा है पूरा, वो हमारे कब्जे में नहीं रहेगा। इसके बाद जो है वो लेटर ऑफ क्रेडिट से लेके दुनिया भर का जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो ब्रिक्स करेंसी में ही होगा, डायरेक्ट हो जाएगा। पहले तो चीन सबसे ज्यादा ट्रेड उसके साथ ही लोगों का हो रहा है आज 15 साल से ज्यादातर। भारत, चीन, रशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ये तो इकोनॉमिक, मतलब ये तो अर्थनैतिक जो है एक मंच है शक्तिशाली, बहुत ही
जबरदस्त एक ग्रुपिंग हो गई यहाँ पे। और ये सब अपने अपने जगह पे पावर भी है, एक शक्ति भी है अर्थनीतिक। ब्राजील है साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील ही हम देखते हैं जो एक विकसित इकोनॉमी है, इसी उस हिसाब की इकोनॉमी या जो भी है अर्थनीति। रशिया तो अपनी जगह पे है, रिसोर्स बेस्ड है, लेकिन अपने जगह पे तो वो है आज के दिन भी। उसकी करेंसी पीट गई, इसके करेंसी को पीट गए, रूबल गिर गया था क्योंकि यूएस डॉलर ने उसे गिराया था। तो क्या था कि एक समय उन लोगों का भी बहुत निवेश था, जैसे मैं कह रहा हूँ रशिया का निवेश गोवा में था एक समय, बहुत तगड़ा निवेश था उनका। गोवा में कोई भी होटल प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट जो था उनका बहुत तगड़ा, थाईलैंड में उनका बहुत बड़ा पकड़ था। जब इनका रूबल गिर चुका था ये छोड़ के चले गए सब। तो इनको अभी कुछ ऑल्टरनेटिव चाहिए था, तो ब्रिक्स में क्या होगा कि सबको एक ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा, तो यूएस डॉलर बीच में पिटेगी, उस हिसाब से पिट जाएगी। तो ये शायद हमारे लिए अच्छा होगा। इसके चलते ही उनका जो ये सब टैरिफ वगैरह सब आ रहा है, उसी को मद्देनजर रखते हुए इनके दिमाग में ये रातों दिन रात शायद यही चल रहा है अब काफी समय से कि अगली बार और भारत हम होस्ट कर रहे हैं अगले साल ब्रिक्स भारत में। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, उसमें क्या ब्रिक्स बैंक फुल प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगी। और तब वर्ल्ड बैंक के जो हमारा जो एक सबका एक वर्ल्ड बैंक पे बहुत जबरदस्त उनका दबाव भी था। वर्ल्ड बैंक हर किसी को लोन देती थी, काफी बड़े इंटरेस्ट में देती थी। अभी वर्ल्ड बैंक पे जो है सबको माने उस पे ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। ब्रिक्स के खुद जो बैंक होगा उसमें सबका कंट्रीब्यूशन रहेगा, सबका चीन, रशिया, भारत सबका रहेगा, यूएई का रहेगा, अब वो भी आ चुका है उसमें। तो जो जिसको भी वर्ल्ड बैंक से इतना लोन जो है वो लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना खुद का बैंक हो जाएगा तो उसी से लेंगे, तो वो भी पिट जाएगा। तो उसमें भी उन लोगों का एक बांडोल, मतलब उन लोगों का जलन लगा हुआ है। वर्ल्ड बैंक पिट जाएगी तो उनका क्या होगा, शायद इसलिए तिलमिलाए हुए हैं। हाँ, बहुत सारे कारण है इसका। ये कारण में से ये काफी सारे कारण है। और अगले साल ब्रिक्स हमें होस्ट करने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। मतलब और भी बढ़ सकती हैं ये जो मुद्दे हैं, और जो आग जो बहुत जगह में लग सकता है। अभी भारत में बहुत कोशिशें की गई, हमें पता है, जो अचानक ये जो एक अचानक सा एक हवा आता है, कुछ हो जाता है, कोई लोग मोर्चा खोल देते हैं, क्या कर देते हैं, ये भी कहीं ना कहीं से तो इसकी चिंगारी है। हाँ, राजनीतिकरण हो रहा है सर। हाँ। और जैसे सुशीला कार्की जो अभी बनी है अस्थायी प्रधानमंत्री, तो क्या लगता है कि भारत के साथ में उनके संबंध जो कि उनकी शिक्षा दीक्षा है वो सामान्य कर पाएगी वो। हाँ, देखिए, नेपाल में पहले भी एक राष्ट्रपति थी जो 10 साल राष्ट्रपति थी, एक महिला। तो वो नई बात नहीं है कि वहाँ पे कोई राजनीति में महिला है नहीं, या थी नहीं, या पकड़ नहीं था। बात वो नहीं है। आपकी जो स्थिति है, पहली बात तो है कि वो एक न्याय के जो पूर्व न्यायाधीश नहीं है, और न्याय के जो संदर्भ में उनको बहुत ज्यादा गहरा प्रशासन और अनुशासन के बारे में शायद वो कुछ अच्छा निर्णय ले, या कुछ ऐसी पॉलिसी या कुछ नियम बनाए। वो राजनेत्री नहीं है। हाँ, राजनीति नहीं है, वो पूर्व न्यायाधीश आता नहीं है। और वहाँ का राजनीति कुछ अलग ही माहौल है। किसी मैंने जैसे बोला कहा थोड़ी देर पहले कि भाई ताश के पत्ते जैसे अगर सरकार गिरते हैं, तो वहाँ का राजनीति मतलब बहुत ही इसमें स्थायी कोई चीज है नहीं। तो उन्होंने देखा हुआ है, न्यायाधीश आप जब रहेंगे, उच्च न्यायाधीश, आपने बहुत कुछ देखा हुआ है। सरकारें गिरती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं। फिर उन्होंने बहुत लोगों को ये शपथ भी दिलाई होगी, राष्ट्रपति के बहुत लोगों को, उच्च न्यायाधीश होगी तो। लेकिन ये जो स्थिति माहौल है, फिर राजनीति करना, फिर वो अगर फिर इसके बाद वो इस सत्ताधारी जो गणतंत्र है, वोट और चुनाव, तो उसमें आएंगे या नहीं। लेकिन भारत से स्थिति अच्छा करना उन लोगों के लिए बेहतर है। हाँ, भारत के साथ में जैसे अभी जो कार्की जी हैं, भारत में चूंकि उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, उन्होंने कानून की पढ़ाई यहाँ के बीएचयू से ही की है। तो क्या उनके साथ में भारत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए? ऐसे बहुत लोग ही पढ़े हैं भारत में। अफगानिस्तान के बहुत बड़े बड़े जो लास्ट जितने भी वो तालिबान से जाने से पहले जितने भी राष्ट्रपति बने थे गणतांत्रिक प्रक्रिया से अफगानिस्तान, वो भी भारत में पढ़े हुए थे, शिमला में, कोई अलीगढ़ में, कोई दिल्ली में। तो नेपाल के भी सारे कोइराला परिवार का सब बनारस में इनका कोठी है। हाँ। बनारस में इनका कोठी है, उनका बहुत पुराना एक स्थायी यहाँ पे संपर्क है।
तो होना चाहिए उनके लिए बेहतर है अगर भारत से अच्छा रिश्ता हो जाए, क्योंकि ये बनाया हुआ नहीं, ये पहले से बनी हुई थी काफी, किसी को भी पता नहीं कब से बना हुआ था। ये था सांस्कृतिक तौर से, धार्मिक तौर से, बहुत सारे इसके बहुत सारे अलग अलग कारण भी हैं। और लेकिन चीन क्या है कि चीन देखिए, वो कहीं भी जाता है तो वो वहाँ का समाज व्यवस्था में उसका कोई सोच नहीं होता, ना ही वो कोई चैरिटी करता है, ना ही वो लोगों को बहुत सारा, चाइना चीन बहुत बड़ा फंडर नहीं है, बहुत बड़ा डोनर नहीं है जैसे जापान है। भारत भी अपने तरीके से अपने खुद के इतने सारे खुद के माथा पर इतना दिमाग लगाना पड़ता है हर चीज में, अपने खुद के इतने सारे झमेले हैं, फिर भी भारत बहुत सारे मुल्कों को 1 बिलियन 1.5 बिलियन डॉलर्स का जो राशि देता है, मुआवजा देता है, डोनेशन करता रहता है। मंगोलिया तो क्या, बांग्लादेश तो क्या ही था, कुछ ही महीना पहले जो है ये वहां पे जो ये लगा हुआ था राजनीतिक जो आग लगी हुई है, इसका कुछ महीना पहले ही $1 बिलियन तो उन्होंने वहां पे सैंक्शन भी किया था। तो मंगोलिया को क्या हुआ, ये $1.5 बिलियन फिर अफ्रीका के बहुत सारे छोटे छोटे मुल्कों को दिया हुआ है। तो हम भी करते नहीं, चीन कभी भी डोनर के हिसाब से नहीं जाते, वो व्यवसाय के हिसाब से जाते हैं। फिर उसके अलग तरीके काम करने के, जिसके लिए बहुत सारे मुल्क जो है अफ्रीका में, एशिया में भी ट्रैप में फंसते हैं। तो डेप्ट मतलब वो लोग लोन देते हैं, लोन देंगे इस प्रोजेक्ट के लिए, किसी को ये डैम हो, चाहे कोई बड़ी हाईवे हो, कोई इमारत हो, बशर्ते उनके कंपनियां काम करेंगे। तो उनके कंपनियां काम करेंगे तो पैसा तो वापस चला गया ना उनके मुल्क में। तो वो जो है, वो मुल्क जो है इस ऋण के चुंगल में फंस गया, लेकिन पैसा वापस चला गया चीन में। तो उनका हर चीज में शर्त होता है, हमारे इसे शर्त नहीं है। जैसे मैं जानता हूँ बहुत सारे एग्जिम बैंक हमारे भारत के, उनका बहुत लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ बहुत सारे मुल्कों, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं कि वो लाइन ऑफ क्रेडिट भारत के कंपनियां जाके वहाँ पर कर रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ के लोकल भी बहुत सारे कर रहे हैं, दूसरे इजराइल की कंपनी कर रही है, सिस्टम्स का काम बहुत मुल्कों में, लेकिन फंड हमारा है, लाइन ऑफ क्रेडिट हमारी है। तो काम करने के शैली में, व्यवसायिक काम जो है तरीके में बहुत अंतर है भारत और चीन में। और अब एक आखिरी सवाल सर आपसे, भारत का पड़ोसी देश होने के नाते इस हिंसा के भारत पर और भारत की युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और पड़ेगा? मैं आज भी सोचता हूँ कि हमारी स्थिति उनके जैसा नहीं है, ये हकीकत है, ये जमीनी हकीकत है। हमारी स्थिति उनके जैसा जो है इतना भयंकर स्थिति नहीं है। जैसे सर जो हिंसक आंदोलन हुआ वहाँ, वैसा भारत में हिंसक आंदोलन देखने को नहीं मिलता है। इसका कारण है, देखिए हमारे जो युवा पीढ़ी है, देखिए इनका स्थिति इतनी बुरी भी नहीं, मैं कहता हूँ। अगर जिसके पास कोई भी स्किल है, हर किसी के पास स्किल है, देखिए यहाँ पे भी कितने लोग स्टूडेंट युवा पीढ़ी में आते हैं, वो लोग तो बैठा नहीं है पत्थर लेकर सकते हैं। तो अभी क्या है कि ये चॉइस दिया है, अभी लोग चाहेंगे कि मुझे कुछ करना है, करेंगे। अगर लोग हमारे लड़कियां युवाएं जो हैं वो पहले से कहीं ना कहीं चैनलाइज ज्यादातर हो जाते हैं, लेकिन सर अभी तो उनको ये सीखने को मिल रहा है, वो देख रहे हैं बांग्लादेश में भी जो है युवा पीढ़ी ने क्या किया। अपने इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं आप, मतलब इसका प्रभाव कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए प्रभाव पड़ेगा तो प्रभाव के लिए तो बहुत बड़ा कारण भी होना चाहिए। अगर कोई इसको देख के ही उसको प्रभाव पड़ जाता है तब तो फिल्में देखना भी मुश्किल है, वहाँ पे विलेन का प्रभाव पड़ जाएगा लोगों को या तो क्या है कि प्रभाव का बात तभी होता है अगर कोई जमीनी कारण होगी या जमीन से जुड़ी हुई कोई कारण है। अगर आप किसी का बनाया हुआ 7 समुंदर पार दूर रहता हुआ उसके बनाया हुआ स्क्रिप्ट के ऊपर आप कुछ करते हैं तब तो वो कोई समझदारी की बात तो हुई नहीं। मतलब आप करेंगे, नेपाल में मैंने कहा इतने सारे कारण थे जो मेरी जानकारी में है, वहाँ पे फ्यूडलिज्म, वहाँ पे एक मोनार्की चलने के बाद भी, उसके जाने के बाद भी वो चल जैसे मतलब सामाजिक तौर पे चल ही रहा था। और फ्यूडलिज्म बहुत स्ट्रांग है, तो क्या है कि लोग एलिमिनेटेड होते हैं, नेगेटिव, उनको बहुत ज्यादा लोगों को मशक्कत करना पड़ता है, इसलिए बाहर जा रहे हैं। ये सब सीधा सीधा एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज है, मतलब एक दूसरे से लगा हुआ सटा हुआ चीज है। इसके लिए ये हो रहा है, उसके लिए ये हो रहा है। ये बात आप कहेंगे तो बंगाल से देखिए, आज पहले बंगाल जो करता था भारत काल करती थी, आज कर रहा है तो दावत है। तो आज देखिए ये लोग सब बाहर, मतलब वहाँ के लोग इतने ज्यादा तादाद में बाहर है, क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो उद्योग था, एक समय तो भारत का सबसे ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा इनका वहां से आता था। तो क्या हुआ, वहाँ पे कम्युनिस्ट के दौर में जो है सब नल बंद होने लगे, मशीनें, वो एक यूनियन का
आवाज जूट का लगा उद्योग जो था सर, वो पूरा। बहुत बड़ा उद्योग था कलकत्ता वहाँ से पे लेकर बंगाल में, बांग्लादेश, बिल्कुल बिल्कुल था, पूरा वर्ल्ड अब मार्केट वो पूरा कंट्रोल। ठप हो चुका है। हाँ, तो पूरा वहाँ ठप में हो ही गया। फ्लैट बन रहे, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बने, जूट के जो मिल्स थे हाँ, वो हुगली सारे के बंद हो पास, गए। हाँ, हुगली के उसमें पास। क्या है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस टाउनशिप बन रहे हैं रियल एस्टेट के, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई देगा वहाँ पे नदी के पास। तो क्या है कि देखिए वहाँ के लोग भी बाहर चले, जब स्थिति किसी जगह की भौगोलिक स्थिति से ज्यादा बड़ी बात है कि अर्थनीतिक जो है, अर्थनीति वहाँ की जो कोलैप्स कर चुकी होगी, तो वो लोग बाहर ही जाएंगे। ये हर जगह में ऐसा होता है। अभी बिहार के लोग इतने फैले हुए क्यों, पूरा वो लोग को बहुत पहले से, क्योंकि वहाँ पे भी यही स्थिति था। बिहार भी लेकिन- एक गरीब राज्य है। लेकिन वो मैं कह रहा हूँ ना, गाजियाबाद अगर आप जहाँ कांच की चूड़िया बनती है, करोड़ों की नुकसान हुई है। देखिए, लेकिन ये जो घर में जाके औरतों को जलाना, मैं नहीं समझता ये कोई विद्रोह का कोई लक्षण है। ये कोई ये देखिए, ये बहुत औरतों को खतरनाक जलाना, बात है, बच्चों सर। को मारना, आग लगाना घरों पे, जी। नेपाल में जो पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला जला। करके मार दिया गया ये थे कोई- घर में, और एक मंत्री को दौड़ा कर उसकी पत्नी के सामने मारपीट हुई है। तो ये ये कोई देखिए, बहुत अच्छे ये मुझे नहीं लगता कि लक्षण किसी है। कोई बेरोजगार है या कोई देखिए किसी की अर्थनीतिक स्थिति कोई कुछ कर नहीं रहा है, इसके वजह से ये कर सकता इतनी है। लूट खसोट हुई है। बांग्लादेश सर, में ये भी मौके का हुई। फायदा बांग्लादेश में बांग्लादेश में शेख हसीना जी के घर पर हमला हुआ, उनके कपड़े, आपला उनके जो भी सारे- सामान उठा के ले गए, हाँ, फर्नीचर सब उठा के हम्म। सब उठा के ले गए। तो और ये तो प्रशासन मतलब बिल्कुल खत्म हो गया। देखिए ये सरकार जब सेना अपने कब्जे में ले ली तब भी ये चल रहा है हाँ, सर। बिल्कुल, तो सेना, इसलिए पॉलिटिक्स में एक टर्म है बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक मतलब जहाँ पे प्रशासन अनुशासन कोई किस्म का जो है लॉ या ऑर्डर, मतलब प्रशासन अनुशासन किसी का पकड़ नहीं है, फेल्ड स्टेट जिसे कहते हैं। तो ये फेल्ड स्टेट का लक्षण है। इसमें कोई विद्रोह, मैं ये कह रहा हूँ, कोई संग्राम का कोई लक्षण नहीं। अगर कोई बेरोजगार है उसको सोचनी चाहिए, जैसे 2000 अगर निकल रहे हैं तो बाकी ये लोग कौन है जो आग लगा रहे हैं? हाँ। तो वो कोशिश ही नहीं कर रहे थे कि वो भी जाए या वो भी कुछ करें, यहाँ उद्योग करें, कुछ करें या बाहर चले जाएं। तो वो तो सीधा रास्ता था, किसी ने दिखा, कोई तो दिखा रहा है हर दिन, कोई ना कोई ना किसी कोई ने मार्गदर्शन कर रहा है। मार्गदर्शन, कोई 2000 पीछे लोग, कोई राजनीतिक सक्रिय सक्रिय है, है। पार्टी या कुछ वो विदेशी देखिए या लोगों को कुछ- जलाना, तोड़फोड़ करना, अफलातून लगाना, आग लगाना, चारों तरफ जो है इसको माहौल को एकदम आग से घेरा हुआ आम है। जनता तो उसमें बहुत परेशान हुई है सर। आम जनता पे जाएगी ना, ये जो है ये सब चीजों रखी जाए तो आम जनता के ऊपर से जाएगी। उस समय तो कोई पूछेगा नहीं वहाँ पे कि कौन किस श्रेणी का है, कौन किस जात या पात या जो भी है बिरादरी का आता है, कोई पूछेगा नहीं। जब अंधे चीजें चलते हैं, आंख बंद होते हैं, उस समय कोई भी किसी को कुछ भी कर देता है, जैसे हम देखते हैं बहुत सारी जगह में, बांग्लादेश में हमने देखा हुआ। फिर क्या है कि वहाँ पे जातिगत चीजें हैं, तो वहाँ से क्या है, पहले वहाँ से पलट जाता है चीज, पलट जाता है, मतलब पहले राजनीति था, फिर धार्मिक, हाँ, रूप धारण फिर कर वहाँ पे लेता है। क्या है कि वो जो संचालक हुआ है वहाँ पे माइनॉरिटी मिलते जाता है। तो नेपाल में क्या है कि ऐसा होगा नहीं, वहाँ पे अपने ही लोग हैं, अपने ही लोगों को लोग मतलब जो है पहले से टारगेट कर रहे हैं या अपनी दुश्मनी भी निकालते होंगे। हाँ होगा बहुत पहले से, क्योंकि ये कारण है आपसी ना, रंजिश होती है, वो अपनी दुश्मनी निकालते होंगे। बिल्कुल वही हो रहा है। और दूसरे सबको हाथ सफाई करने का भी मौका होता है चांस में, अगर ये शोरूम चांस में तोड़ना, डांस। आग लगाना, ये तो देखिए हर चीज में होता था। ये हमारे पार्टीशन के समय के हम लोगों ने सुना था पहले क्या हुआ था उस समय, हमारे जो स्कूल के जो हमारे जो बड़े हैं घर के, तो सुनता था कि क्या चीजें हुई थी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, वो उससे जुड़ा हुआ नहीं था। ये था कि भाई खुद को हाथ सफाई करना है, लोगों को ले लेना, यहाँ से पकड़ लेना, तब छीन मौके लेना, का फायदा। मौके का फायदा उठाना है। राजनीति के पीछे ही होता है अक्सर। नेपाल में जो भ्रष्टाचार है सर, तो भ्रष्टाचार से कौन सी घटनाएं विरोध की आग में ईंधन का काम कर? देखिए यहाँ पे क्या है, जो वहाँ पे जितने भी दुनिया भर से एड, दुनिया भर के जो एड आते हैं वहाँ पे, या विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, एडीबी के जितने भी फंड आते हैं, वो एक कार्टेल के हिसाब से काम चल रहा है। कार्टेल जो है एक गैंग या माफिया बोलिए जो भी है, इनके जो अंदरूनी लोगों के हिसाब से काम चल रहा था वहाँ पे। तो इसका जो बेनिफिट हर किसी को नहीं जा रहा, तभी दुविधा होता है। देखिए क्या है, 5 लोगों के हाथ में जब चीजें रहती हैं, तब क्या बाकी जो 95 लोग हैं ना, तो वो तो एक दिन ये एक ऐसा सीमा पार करेगा कि ये बाहर निकल के आना ही नहीं, हाँ नहीं उस समय आग लगती है ज्यादातर। जी। तो वहाँ पे मैं जहाँ तक जानता हूँ 5 लोगों का ही दबदबा पहले भी था, आज जी। भी था। तो ये कम्युनिस्ट जो थे वो तो समानता, ये मिल के सबको, मतलब इक्वलिटी की बात करते हैं,
साम्यवाद की बात करते हैं, लेकिन वैसा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा। इतने सालों से वो सत्ता में है वहाँ पे, इसका कोई नामो निशान तो दिख नहीं रहा है जमीन यहाँ, वरना ये कैसा होता। सही और अगर ये चीन के साथ इनका इतना ही साठगांठ था, इतना ही वो चीन के पक्ष में थे और चीन उनको इतना आशीर्वाद दे रहा था, तो ये सब दुविधा ही नहीं होना था, उनको सल्टाना था पहले। उनको तो बहुत पहले से पता था, इनके पास आंकड़े थे, बेरोजगारी का आंकड़ा, हर रोज 2000 युवाएं देश छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ पे कोई निवेश नहीं है, यहाँ पे कोई कारखाना नल, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। क्या है, नेपाल पुराना टूरिज्म पे जी रहा था, ट्रेवल एंड टूरिज्म पे जी रहा था ज्यादातर, तो इसमें इतना कोई माथापच्ची या कोई योजना का इतना दरकार नहीं होता है। तो प्राकृतिक सौंदर्य था वहाँ पे, वो सबसे बड़ा इंडस्ट्री था। इसके बाद इसके सटा हुआ कुछ कैसीनोस थे, ये थे वो थे, वो बहुत पहले से ही था। इसके आगे नहीं बढ़ा है नेपाल को, इससे आगे नहीं कभी बढ़ा। अगर चीन के साथ आपका इतना ही संबंध गहरा था, आप चाइनीज मैंडरिन सिखा रहे थे स्कूलों में, तो उनको निवेश करना था वहाँ पे, पहाड़ को काट के वहाँ पे बनाना था बहुत सारी चीजें, ताकि वहाँ के युवाओं को लग जाए। वहाँ पे इंस्टीट्यूट बनानी चाहिए थी। जैसे मैंने कहा, चीन कभी डॉलर नहीं है, वो कुछ क्योंकि युवा ना जाए बाहर में या ऐसा स्थिति ना हो, तो उनके पास तो आंकड़ा था पहले से, अगर चीज का आंकड़ा ही था, वरना सरकार क्या चीज का, अगर उनके पास आंकड़ा नहीं तो क्या सरकार चला रहे थे इतने सालों से। अगर चीन के साथ उनका इतना ही मतलब इतना ही इनका गहरा, जैसा मैंने कहा, रिश्ता था, या वो उनके साथ थे, ये इनके साथ थे, ये इनके लिए काम कर रहे थे, तो इसका कोई जमीनी कोई इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सर, क्या आपको लगता है कि भारत के साथ में अगर इनके संबंध अच्छे होते तो कुछ और आज जो नतीजे आए हैं वो कुछ और होते? बिल्कुल होता, क्योंकि देखिए हमेशा से एक चीज रहा है भारत में भी, जो हमारी इस अंचल में उत्तर पूर्वी राज्यों में, हर राज्य में आपको नेपाल से आए लोग, किसी ना किसी समय आए हुए लोग, आज दशकों से बहुत सारी जगह पर लोग एक शतक भी हो गए बहुत लोगों को। मैं असम में ऐसे लोगों को जानता हूँ, ये शिलोंग में भी, मेघालय में, शिलोंग में ही है ऐसे लोग जो 100 साल काफी सालों से रह रहे हैं, 100 साल भी पार कर चुके हैं। कुछ लोगों के 8 दशक, कुछ लोगों को 65 साल हो गए, 70 साल। देखिए ये पुराना, जैसे मैंने कहा, ये पौराणिक समय से किसी को पता नहीं ये किसने बनाया हुआ, क्योंकि एक ही थे, एक समय तो एक ही थे, हम तो एक ही थे, राजनीतिक तौर से, भौगोलिक तौर से, ऐतिहासिक तौर से भी अगर हम देखें कि जैसे रामायण के भी कुछ जो है अवशेष जो है वो नेपाल में मिलते हैं, और बुद्ध के जो है, मैंने कहा भगवान तो के भी जन्म हुआ नेपाल में है, लुम्बिनी नेपाल में, वो राजकुमार थे, वो राजकुमारी थे, सिद्धार्थ उनका नाम हुआ था। ये पुराना एक समय से पहले की बात। कैलेंडर तो काली, हमारे हिसाब से तो कैलेंडर काल पैदा हुई है। कैलेंडर कितने साल का, ये जो वेस्टर्न कैलेंडर, ऐतिहासिक नस्ल से हम लोग ये को कह नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता कब से हमारी संबंध है। अभी उनको ये संबंध हमेशा से, जब उनको दिक्कत हुई एक समय, तो वहां से पहले लोग निकल के भारत नहीं आए। आज दार्जिलिंग कह लीजिए, आसाम में कह लीजिए, आसाम में तो ऐसा है, देखिए मेघालय में भी हमारे विधायक शैवार के थे, मंत्री भी थे, फिर आसाम में ऐसे भी लोग थे जो विधानसभा के स्पीकर थे, अध्यक्ष कंटो बहादुर राय, वो भी देखिए। तो इन लोगों के कुल बहादुर छेत्री जी थे, यहाँ पे हमारे जोशी जी थे बाबू। तो क्या कि वो बहुत सारे सरकारी चीजों में उनका जो है बहुत सारी चीजों में प्रभाव, तो वो लोग यहाँ पे आते थे। बहुत सारी जगह में, आप मुंबई भी जाएंगे, वहाँ बहुत जगह में आपको दिखाई देगा नेपाल से लोग आ रहे हैं, श्रम करते हैं, श्रम के लाइन में है, उनका रोजगार के लिए, जीविका के लिए यहाँ आते हैं। तो ये संबंध उनको यहाँ पे किसी ने तो खदेड़ा नहीं करी। लेकिन क्या है कि अगर उनका इतना स्थिति है, चीन के साथ भी मैं जैसे कहा था, उनके साथ ऐसा ही इनका जो था बॉन्ड था या संबंध था, तो उसका तो कोई प्रभाव नहीं देखते हम लोग, कोई पॉजिटिव कोई उसका आउटकम तो ग्राउंड लेवल में नहीं है। वरना चीन जैसा बहुत सारे उद्योग लग जाते हैं वहाँ पे। उनका अगर इतना ही निवेश करने का शौक था तो क्या कर रहे थे वहाँ, कम्युनिस्ट सरकार थी वहाँ पे, क्या कर रहे थे। राजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज इतना समय देने के लिए और इतनी सारी हमें अपने विचार व्यक्त करने के लिए, चीन के बारे में, नेपाल की हिंसा के बारे में और भारत के साथ संबंध के बारे में। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि नेपाल में हाल की हिंसा केवल एक सोशल मीडिया बैन का नतीजा नहीं थी, बल्कि यह एक गहराई से जुड़ी हुई समस्याओं, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से उपजा है। अब जरूरत है
संवाद की, पारदर्शिता की और ऐसे कदमों की जो जनता और सरकार के बीच भरोसा दोबारा कायम करते हैं। हमारे सभी दर्शकों को हमारे साथ एपेक्स न्यूज इंडिया के मुद्दे में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद सर।